हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं इस न्यू क्लासेस में। और आज का जो क्लास में हम लोग देखेंगे वो देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। ठीक है। तो शीत युद्ध के दौर में हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि शीत युद्ध आखिर हुआ था किसके किसके बीच में, कब हुआ था, क्या रीजंस था इस युद्ध का होने का, और ये कब ये मतलब खत्म हुआ। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। इस चैप्टर में ना हम लोग इस चैप्टर का पूरा समरी देखेंगे। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको देख लेंगे। इसमें मान के चलिए आप अगर इसको देख लेते हो तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है। ठीक है। तो शीत युद्ध विचारधाराओं का संघर्ष था। आप सभी को पता है कि शीत युद्ध जो था विचारधाराओं का संघर्ष था। दो देश था इसमें। पहला था आपका यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ जिसको कहते हैं। दूसरा था आपका अमेरिका। ठीक है। आप सभी को पता होगा, आप सभी को ये चीज जरूर पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म होता है 1945 में, तो ये जो दो देश थे यूएसएसआर और अमेरिका, यही दोनों है सो सबसे बड़ा देश बनकर निकला, मतलब सबसे बड़ी शक्ति बन के निकली। और अब ये दोनों देशों के बीच में है ना सो होने लगा संघर्ष। ठीक है। और इसी संघर्ष को नाम दिया गया शीत युद्ध। लेकिन क्या हुआ ना का इस शीत युद्ध के दौरान किसी भी तरह का कोई भी मान के चलिए मशीन का यूज नहीं किया गया, किसी भी प्रकार का एथी का यूज नहीं किया गया। जैसे कि आप कह सकते हैं कि ना परमाणु का यूज हुआ, ना बम का यूज हुआ, ना बंदूक का यूज हुआ। ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। क्या थी? तो विचारधाराओं की लड़ाई थी। ठीक है। शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपका सोवियत संघ कर रहा था। ओके। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अमेरिका कर रहा था। देखिए, साम्यवादी विचारधारा का अर्थ क्या होता है पता है? इसका है कहना कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना हक है और वो हक सभी को मिलना चाहिए। ये था साम्यवाद। मतलब अगर कोई देश का 100 रुपया लो मतलब कमा रहा है तो ये इस पे सबका हक है। जो उस देश में रहते हैं उस पे सबका हक है। लेकिन क्या था कि यहाँ अमेरिका जो था वो पूंजीवाद की तरफ था। तो पूंजीवाद क्या होता है? तो पूंजीवाद ये होता है कि इसमें है सो हक जो है ना सो एक ही व्यक्ति, एक या दो व्यक्ति के अंदर सिमट कर रह जाता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसे हो। ठीक है। तो इसके तत्वाधान में जो कौन चलता था? तो पूंजीवाद के विचारधारा के अनुसार चलता था आपका अमेरिका। ठीक है। वैचारिक संघर्ष था। यही कारण था कि सन 1990 ईस्वी के शुरुआती वर्ष में सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब क्या हुआ कि 1991 में जो सोवियत संघ था, जो बहुत सारे देशों का एक गुट था, वो धीरे धीरे हो गया, बिखर गया। ठीक है। तो बिखरने के बाद शीत युद्ध का भी क्या हुआ? तो अंत हो गया। ठीक है। चलिए कुछ कुछ प्रमुख बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। अमेरिका सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना ही शीत युद्ध था। अब क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। ओके। सेकेंड वर्ल्ड वार आपका 1945 में खत्म हुआ। ठीक है। इसके बाद है तो सारा का सारा देश तो लगभग घुटनों पर आ ही गया था। तो यहाँ से दो देश ही निकले। एक आपका निकला सोवियत संघ, ठीक है, और एक आपका निकला अमेरिका, जो कि मजबूत था। मतलब अभी इन लोग के पास पैसा कौड़ी सारी चीज बचे हुए थे, मजबूत स्थिति में था। तो अब ये मजबूत स्थिति में था तो सोवियत संघ चाहता था कि अब मेरे अंदर सारे देश आ जाए, और अमेरिका भी चाहता था कि अब मेरे अंदर सारे देश आ जाए और मेरे अनुसार चले। तो इसी विचारधारा को लेके है से पूरा लड़ाई झगड़ा वो उसी को कहा जाता है शीत युद्ध। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई गन या मशीन का उपयोग नहीं किया गया था। महाशक्तियों के बीच तानातानी का मुख्य अखाड़ा कौन बन गया था? तो आपका यूरोप। ठीक है। क्या बन गया था? तो यूरोप आपका बन गया था मुख्य अखाड़ा। ठीक है। यूरोप को ही दो भागों में बांट दिया था। एक आपका कर दिया था पूर्वी यूरोप और एक कर दिया था आपका दक्षिणी यूरोप। इधर जो पूर्वी यूरोप था, पूर्वी यूरोप अपना अलग था, दक्षिणी यूरोप अपना अलग था। यूरोप को ही दो भागों में करके बांट दिया था। ठीक है। शीत युद्ध का कालखंड कब है? तो 1965 से लेके 1951 तक। आप कह सकते हैं कि जब क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था 1961 में, उस टाइम से लेके और 1991 जब तक कि यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, तब तक है सो इन दोनों के बीच तानातानी चलते रहा। तो अब जैसे ही विघटन हुआ 1991 में, तो सोवियत संघ के 1991 में विघटन होने के बाद शीत युद्ध हो गया समाप्त। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है आपका कि शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाई, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर
नहीं था, ठीक है? इसके साथ-साथ विचारधाराओं के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष था। इसमें आपको बता रहे हैं ना कि फुल्ली था विचारधारा कि कौन-सा देश साम्यवादी में रहेगा और कौन-सा देश पूंजीवादी में रहेगा, ठीक है? जो देश है सो मान के चलिए कि अमेरिका को फॉलो करेगा, वो देश रहेगा पूंजीवादी में, और जो देश आपका यूएसएसआर मतलब ये आपका सोवियत संघ को फॉलो करेगा, वो देश चला जाएगा साम्यवादी में, ठीक है? विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन-सा है, ठीक है? इन दोनों का कहना था कि नहीं पूंजीवादी ही अच्छा है, इसका कहना था कि साम्यवादी अच्छा है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था, ठीक है? आपको बताया ना अभी मैंने कि ये जो यूरोप है उसको दिया था बाँट, एक तरफ चल गया पूर्वी यूरोप और एक तरफ चल गया पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप का गठबंधन, पश्चिम तरफ का जो गठबंधन था उसका जो मेन मालिक था तो अमेरिका था, और जो पूरब तरफ गठबंधन हुआ था उसका मेन मालिक क्या था तो सोवियत संघ था, ठीक है? अब चलिए और एक और आपका बना गुट, ये दोनों का अपना-अपना बन गया, ठीक है? दोनों अपना-अपना गुट बना लिया, ओके? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। पश्चिमी गठबंधन जो इधर हुआ था उसने स्वयं का एक संगठन का रूप दिया और उसका नाम क्या रखा? नाटो। नाटो देश, ठीक है? नाटो देश ये कब बना? तो 1949 में बना और शुरुआती दौर में इसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो 12 देश। इसका मेन मूल क्या था पता है? कि मान के चलिए कि नाटो में जो भी देश शामिल होंगे, वो देश एक-दूसरे का सैनिक की तौर पर मदद करेंगे। मतलब किसी भी चीज़ पर हो उसके, मान के चलिए कि नाटो में है सो 12 देश था, ठीक है? तो 12 देश में अगर किसी एक देश पर भी कोई हमला करता है, तो इसका मतलब हुआ कि इसने 12 देश पे हमला किया है, ठीक है? ऐसा मानना था नाटो का, मतलब अभी भी मानता है, ठीक है? तो यहीं से अब हो गया, इन लोग अपना-अपना गुट बनाने लगा। अब इन लोग गुट बनाने लगा तो वार्सा संधि एक हुई। वार्सा संधि किसने कराया? तो सोवियत संघ ने कराया, ठीक है? वार्सा संधि के तहत इसने भी अपने-अपने जो भी देश है सो साम्यवाद की तरफ जा रहे थे, उसको अपने-अपने में मिलाया और 1955 में सा वार्सा संधि किया और ये एक अपना गुट बना लिया। अब दुनिया में हो गया आपका 2 गुट, कितना गुट? 2 गुट। एक आपका हो गया नाटो वाला गुट जो अमेरिका देख रहा है और एक आपका हो गया वार्सा संधि वाला ग्रुप, ठीक है? जो कि देख रहा है आपका सोवियत संघ, ओके? अभी भी जो लड़ाई होती है ना, आप मान के चलिए कि कुछ दिन पहले जो हुआ था रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई हुआ था, इसका कहीं न कहीं पृष्ठभूमि यहीं से तैयार हुआ है, ठीक है? यूक्रेन जो है सो किसका संबंधी देश है, मतलब किसका नज़दीकी देश है? तो रूस का नज़दीकी देश है। लेकिन यहाँ पे कब्ज़ा कौन करना चाहता है? तो यहाँ पे कब्ज़ा करना चाहता है अमेरिका, ठीक है? तो इसी के वजह से है सो वहाँ पे लड़ाई हो रहा है, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे क्या-क्या दिया गया है। कि सोवियत प्रणाली या विचारधारा क्या थी? आखिर सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत की विचारधारा क्या थी? तो साम्यवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 में समाजवादी क्रांतिकारी, वहाँ पे समाजवादी क्रांतिकारी हुए। समाजवादी क्रांतिकारी कहने का तात्पर्य क्या है पता है? समाजवादी का अर्थ हुआ कि अगर उस देश में कुछ भी हो रहा है ना, तो वहाँ समाज को देख के चलना है। अगर एक रोड भी बन रहा है, ठीक है? तो उसमें समाज के सभी व्यक्तियों का हक होना चाहिए, सिर्फ़ एक व्यक्ति का नहीं। वहाँ पर अगर फैक्ट्री कोई बन रहा है, तो फैक्ट्री बन रहा है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति का उस पे हक नहीं होगा। जो उस देश में रह रहे हैं, उन सभी लोगों का उस पे हक होगा, ऐसा मानना था समाजवादियों का, ठीक है? बाद में अस्तित्व में आया यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी। पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? पूंजीवादी का मतलब होता है कि एकदम वैसा ही काम करना है ना जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाए जाएँ, ठीक है? तो इसके विरोध में था सोवियत प्रणाली, ठीक है? अपनी-अपनी विचारधारा था, तो आपको पता चल गया ना कि सोवियत का क्या विचारधारा था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अमेरिकी प्रणाली या विचारधारा क्या थी? तो अमेरिका में क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में आया पूंजीवाद, ठीक है? अमेरिका पूंजीवाद की तरफ अग्रसर हो गया और निजी स्वामित्व को बढ़ाया दिया। एकदम वो चाहता था कि एक अगर फैक्ट्री बन रहा है अमेरिका में तो उसपे एक व्यक्ति का हक हो और पूरा वो पैसा कमाए और अपने आप को पूंजीपति कर ले, ठीक है? अमेरिका अभी भी पूंजीवाद के ही चपेट में है, ओके? तो चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट यहाँ से। अब क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि क्यूबा का आखिर मिसाइल संकट क्या था? तो 1961 में क्या हुआ जब मान के चलिए कि 1945 में आपका ये सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। 1945 में आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो क्या हुआ कि 1961 के दरमियान यहाँ पे एक मान के चलिए एक देश था आपका अमेरिका, ठीक है?
अमेरिका से सटा हुआ ही एक देश था यहाँ, जिसका नाम था आपका क्यूबा। ठीक है, अमेरिका से सटा हुआ एक देश क्यूबा था। अब क्या हुआ कि ये है सोवियत संघ। ओके, तो सोवियत संघ को लगा ना कि अमेरिका है सो इस पर कर लेगा कब्जा। ओके, और इसका जो सरकार है उसको देगा वो तख्ता पलट, मतलब यहाँ के सरकार को हटा देगा। अब हुआ क्या कि अमेरिका है सो था पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद की तरफ। ठीक है, और सोवियत संघ था साम्यवाद की तरफ, मतलब समाजवाद की तरफ। ठीक है, और ये क्यूबा भी जो देश था ना, ये देश जो क्यूबा था वो भी कहा था तो साम्यवाद की तरफ। ठीक है, मतलब इसका जो झुकाव था वो था आपका यहाँ सोवियत संघ की तरफ। ठीक है, तो यहीं से हुआ लड़ाई स्टार्ट। ओके, यहीं से हुआ लड़ाई स्टार्ट की चिंता सता रही थी कि साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, अमेरिका आक्रमण कर देगा और वहां का जो राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो है उसका कर देगा तख्ता पलट, मतलब उसको हटा देगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ओके, तो क्या हुआ, यही सब डर को देखते हुए क्या किया ना कि 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया। क्यूबा में क्या किया कि परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया अमेरिका के तरफ। ठीक है, और यहीं से हुआ विचारधारा की लड़ाई स्टार्ट। जस्ट वैसे ही जैसे अभी ऐसे यूक्रेन और रूस में जो चल रहा ना, सेम वही चीज। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। जब शीत युद्ध हुआ था तो क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसका आंसर दे देना है। चलिए, अब यहाँ पे एक आता है गुट निरपेक्ष। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि देश दो भागों में बैठ गया। ठीक है, एक चला गया अमेरिका की तरफ, ठीक है, नाटो सदस्य। ठीक है, एक चला गया आपका सोवियत संघ की तरफ। ठीक है, सोवियत संघ वार्सा संधि। ठीक है, दोनों देश पर चला गया। इसके तरफ भी कुछ देश मिले, इसके तरफ भी कुछ देश मिले। ओके, इतना कंफर्म है। लेकिन क्या है ना कि एक आपका आ गया थर्ड स्टेट। ओके, तीसरी दुनिया। और ये जो तीसरी दुनिया आई वो ना तो इसके साथ मिलना चाह रही है ना तो इसके साथ मिलना चाह रही है। प्रॉब्लम ये है, ना तो वो इसके साथ मिलना चाह रही है ना ये इसके साथ मिलना चाह रही है। ये बोल रही है कि मैं रहूंगा तटस्थ, मतलब मैं किसी से भी मतलब नहीं रखूंगा। अब वहीं से स्टार्ट हुआ गुट निरपेक्षता, मतलब वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। और ये भारत भी जैसे जो है सो भारत भी आपका गुट निरपेक्ष और अभी तक गुट निरपेक्ष है। ना तो वो अमेरिका के तरफ झुकता है ना ही वो सोवियत संघ मतलब रूस के तरफ झुकता है। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष अभिप्राय है किसी भी गुट के साथ शामिल ना होना और अपनी स्वतंत्र नीति का निर्माण करना। स्वतंत्र नीति का निर्माण करने का तात्पर्य है कि वो किसी के भी दबाव में नहीं आएगा। चाहे वो अमेरिका कुछ बोले इंडिया को, वो उसके दबाव में नहीं आएगा। चाहे आपको रूस कुछ बोले इंडिया को, वो उसके दबाव में नहीं आएगा। इसी को कहा जाता है गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष जड़ का आंदोलन का जड़ कहाँ से हुआ, तो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, यही ऐसे गुटनिरपेक्ष दल का प्रवर्तक कहा जाता है। भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। ये तीनों दोस्त थे और इन तीनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हमको ना तो रूस की तरफ जाना है ना ही अमेरिका की तरफ जाना है। 1956 में एक सफल बैठक किया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसमें इंडोनेशिया का सुकर्नो और घाना के वाने एकरुम भी इसका है सो सदस्य बन गए। ठीक है, गुटनिरपेक्ष सदस्य। और कुल मिला के 25 देश उस टाइम सदस्य बन गए। ठीक है, कि अब हम लोग है सो अपना नीति बनाएंगे, अपने आप में रहेंगे, हमको ना तो अमेरिका से मतलब है और ना ही रूस से मतलब है। ठीक है, और उसके बाद इसका लास्ट है सो अभी 2019 में अजरबैजान में 18वां सम्मेलन हुआ था, जिसमें 120 सदस्य उसका बन गए हैं, मतलब 120 सदस्य जो है सो गुट निरपेक्ष हो गए हैं। तो चलिए, ये जो आपकी चैप्टर है ना उसका समरी है सो इतना ही है। ठीक है, इससे ज्यादा चैप्टर में आपका कुछ दिया नहीं गया, थोड़ा बहुत कुछ कुछ और चीजें होगी तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको देख लेंगे। धन्यवाद।